हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अब यहां देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, तुमको कल किसने बोला कि एफएम की क्लास नहीं है? नहीं। क्या कल ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट सर के द्वारा, आरएमएस सर के द्वारा या किसी भी स्टाफ पर्सन के द्वारा कहा गया हो कि एफएम की क्लास नहीं है? इसका मतलब कल जो भी आपने क्लास मिस की वो आपकी गलती थी या आपका पर्सनल रीजन था। ठीक है। क्या आज सुबह मैंने किसी भी ऐसे शब्दों में या ऐसे व्यवहार में ये बात कही कि मैं 2 बजे नहीं आऊंगी? मेरे पास ब्रेक में मैं थोड़ा घर गई थी, तो मेरे पास शायद इट वाज हार्डली 5-10-15 मिनट्स हुए होंगे और मेरे पास एक कॉल आई कि मैम बच्चे कह रहे हैं कि एफएम की क्लास नहीं। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? ठीक बात है। आप चलिए, सेलिब्रिटी मत बनाइए भाई। यहां देखेंगे अब। बेटा, कल बात हो रही थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। आपको अगर एडजस्ट होने के लिए 1 मिनट का समय चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि अगर अब मैंने यहाँ पे बोलना शुरू किया तो मुझे किसी प्रकार की हलचल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। और अगर ये बात मुझे यहाँ समझ आ गई तो मेरा फाइनल भी सुधर जाएगा, वरना आपको वहां पे वो टीचर कहेंगे कि जैसा आपने एफएम में पढ़ा था, और आप गड़बड़ा जाएंगी। हाँ, यहां देखो बेटा, प्लीज यहां पे देखेंगे। कल सबसे पहली बात हमने की थी डिविडेंड प्राइस अप्रोच की, याद आ रहा है? हाँ, यहां पे भी 2 बात थी। एक, व्हेन द डिविडेंड वाज कांस्टेंट और कांस्टेंट ग्रोथ। बोलो ठीक है। यहां पे जब बात कांस्टेंट थी, भरत भैया प्लीज इसकी आवाज बढ़ाइए प्लीज। हमने देखा कि K इज इक्वल्स टू D PO या P0, जो भी एक ही बात होती है, दोनों इनटू 100। यहां पे बेटा D1 D0 कुछ भी नहीं लिखा था। उसके पीछे का कारण था कि मेरा डिविडेंड हर साल एक जैसा रहना है, इसलिए मेरा पेड डिविडेंड और एक्सपेक्टेड डिविडेंड दोनों हमेशा एक जैसा रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ केवल लिखा था D। लेकिन जब मैंने बात की एट अ कांस्टेंट ग्रोथ, तो उस वक्त 2 डिविडेंड मेरे सामने आसपास दिखने लगे। एक जो दिया तो आज है, और अब हम दोनों एक बात पे एग्री कर चुके हैं कि जो दिया आज है वो कमाया आज नहीं है, कमाया पिछले साल है, दिया आज है। इसका मतलब इस साल का डिविडेंड जो कमाऊंगा आज लेकिन दूंगा अगले साल, उसको नाम दिया था बेटा एक्सपेक्टेड डिविडेंड का। बोलो ठीक है। और हमने बार बार एक बात की थी कि जब भी ग्रोथ में KE निकालना हो तो हर बार हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेंगे, चाहे अगर मुझे पेड दिया होगा तो मैं उसको एक्सपेक्टेड बना लूंगा। कैसे?
उसमें ग्रोथ ऐड करके और P0 प्लस G, इस G के पीछे का लॉजिक क्या है बेटा कि साल दर साल, हर साल मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन इतने से तैयार रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे इनका पैसा रखना है तो आज के हिसाब से तो ये चल जाएगा। हो सकता है कि जब मैं उस समय तक पहुंचूं तब तक मेरा 10% और मुझे अपना जुगाड़ रखना पड़ेगा। दूसरी बात हमने पढ़ी बेटा अर्निंग प्राइस अप्रोच। हमने एक बात देखी थी कि जैसा नाम है उन दोनों का ही रिलेशन है। इसका मतलब जब नाम डिविडेंड प्राइस था तो रिश्ता भी डिविडेंड और प्राइस का था। जब यहां नाम है अर्निंग प्राइस तो रिश्ता भी अर्निंग, अर्निंग कौन है बेटा ईपीएस, और प्राइस तो हमेशा करंट मार्केट प्राइस है। और यहां भी ये कौन सा है कांस्टेंट ईपीएस। लेकिन हमें मालूम है कि रियल लाइफ में ये कांस्टेंट वाला चक्कर चलता नहीं है, क्योंकि हमने आज हम अगर अपने ऊपर लेके देखें तो हर साल एक कमाई हमें भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सेम वही बात एक्सपेक्टेड ईपीएस या 1 प्लस जी, बोलो ठीक है। कल हमने ई लिया था, एक ही बात थी, एक ही बात थी, हमने ई लिया था, लेकिन इसमें हमने पूरा लिख दिया ईपीएस प्लस जी। कल हमने कुछ और बातें भी देखी थी, P0 कैसे निकालते हैं कल ये भी देखा था। तो हमने कहा कोई झगड़ा नहीं है, D1 अपॉन KE माइनस जी। याद है आपको, आपने ये भी निकाला था कल ही कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो निकल गया था। बोलो ठीक है। कल मैंने लेकिन आपसे एक बात कही थी दोस्त, कल हमने एक ऐसा सा कुछ देखा था, याद आ रहा है क्या 1.45 ऐसा सा ही कुछ आपने मुझे एवरेज निकाल के दिया था कि मैम 10% तो आ रहा है 5%। कल ऐसा सा एक क्वेश्चन देखा था ना, जूम कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ बेटा, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। ये रहा, मिल गया ना, 5% था, मुझे याद नहीं था। ऐसा भी एक सवाल एग्जैक्ट यही है जो मुझे याद है, अब वो कौन सा है मुझे देखना पड़ेगा। 17 नंबर है क्या? हाँ, वो 10% पे, ऐसा कुछ याद था। कोई झगड़ा नहीं है। यहां देखेंगे दोस्त, एक है आम जिंदगी जो हमने निकाल ली थी। कैसे निकाले थे कि यहां पर जितना बढ़ रहा है, बेटा ध्यान से सुन लेना, और कहीं कोई दिक्कत हो इमीडिएटली बोल देना, ठीक है। हमने कैसे निकाला था, यहां का जो डिफरेंस है आपको दिख रहा है मैम, यहां का डिफरेंस मतलब अब देख लो, ईयर 1 और ईयर 2 अपॉन डिविडेंड ऑफ ईयर 1 इंटू 100, यही तो पता चला ना। आपने 5% कैसे निकाला भाई? डिफरेंस मान लो एक साल 10, एक साल 20, या नॉर्मली यहां पे ये कैसे पता चला कि कितना परसेंट बढ़ा है? कितना? जब मैंने डिफरेंस निकाला, बड़े ध्यान से सुनना है, ये अगर मुझे जी मिल जाएगा तो क्या मैं के ही निकाल लूंगा? ठीक है। अब जरा यहां से देखेंगे दोस्त, बड़े ध्यान से। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी, लेकिन मुझे अफसोस ये भी कहना होगा कि ये चलता नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ाना है, क्योंकि जरूरी है, और आपके कई क्वेश्चंस ऐसे भी बने हुए हैं आपकी किताब के, तो आप घबरा नहीं जाएं। यहां पे मुझे दिख रहा है कितने कितने परसेंट की ग्रोथ है, 10-10%।
हो गया, परेशानी सॉल्व। बचिए तो कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी दिमाग लगाने का टाइम नहीं, आप पहले कर लो आराम से। यहां देखेंगे कितना हो गया बेटा, यहां पे 10%। एक बार मैं देख लूं, ये 1.45 और 1.60। अगर हम आम जिंदगी के रास्ते चलते तो यहां का डिफरेंस निकालते, फिर यहां का डिफरेंस निकालते, फिर यहां का डिफरेंस निकालते। बोलो ठीक बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, बड़े आराम से, बिना कुछ सोचे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, आप सिर्फ मुझे जवाब देते जाएंगे। बेटा मुझे बताओ, इस 1.2 डिविडेंड को 1.6 होने में कितने साल लग गए बेटा? क्या मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा कि आपको लगा कि हम तो लुट गए? नहीं। देखो, 1 साल लगा तो हम पहुंचे 1.32 पे, जब दूसरा साल लगा तो हम पहुंचे 1.45 पे, और तीसरे साल में हम पहुंचे 1.6 पे। क्या इसमें झगड़ा है? मैम कोई झगड़ा नहीं है बेटा, इसको कहते हैं, अब हम निकालने वाले हैं क्या? ग्रोथ फैक्टर। बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ फैक्टर कहता है देखो कैसे ये हिस्सा जो कि क्या है, फर्स्ट है, कैसे जो भी हिस्सा जो कि क्या है, फर्स्ट है, कितने में लास्ट के बराबर पहुंचा। बड़े ध्यान से सुनना है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। कैसे, यहां कितना है मान लो 1 रुपया, कैसे यहां पे आया हुआ अमाउंट बना। इसके लिए बेटा एक सिंपल फॉर्मूला होता है, डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट। आप बताओ, 1.6 अपॉन 1.2 दैट इज 1.333। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, कहीं कोई झगड़ा नहीं है इसमें, कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या मैं कहूं कि 1 रुपया 3 सालों में, 1 रुपया 3 सालों में 1.33 हो जाएगा 1x% ग्रोथ रेट पे। क्या मैं जो बोल रही हूं बात समझ आ रही है? एक एक को, इसका मतलब कोई तो एक इंटरेस्ट या कोई तो एक ग्रोथ रेट है जो मेरे 1 रुपए को कितने साल में बेटा? 3 साल में 1.333 बना देगा। क्या इसमें जो यहां तक मैंने बात बोली उसमें किसी को कोई आपत्ति है? बेटा ग्रोथ फैक्टर का एक टेबल बना हुआ है कंपाउंड वैल्यू का, आपके सबसे आखिरी वाले पन्ने पे। आइए मैम, यहां तो टेबल 3 है, आखिरी वाले पे क्यों ला रहे हो? पहले आओ, मिल तो गया ना, फिर ठीक है। इधर आओ ना, वहीं बैठे रहो। यहां पे देखो बेटा, हमें क्या चाहिए? कंपाउंड वैल्यू। ध्यान से सुनना है, इसका मतलब मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जो मेरे 1 रुपए को कंपाउंडिंग कर करके कितना पहुंचा दे? 1.33। कितने सालों में? बेटा यहां आ जाओ, तीसरे साल में ढूंढो 1.33 कहां लिखा है। क्या मुझे आज भी वही 10% यहां से भी मिल गया कि नहीं मिला? फिर से बताऊं, फिर से बताओ क्या? चलो
क्या इसमें आपको कोई समझ, अरे तो सुन तो ले यार, शुरू से रील चलती है, ऐसे बीच से नहीं आता मेरे को, शुरू से बताना पड़ता है। क्या ये दिक्कत है कि 1 रुपया किस रेट में 1.33 होगा? ये लॉजिक क्लियर है कि ये क्यों ढूंढ रहे हैं, ये चल क्या रहा है, ये तो क्लियर है ना भाई? हाँ, कितने साल में होना चाहिए बेटा? 3 साल में। कितना होना चाहिए? तो ढूंढो 3 साल में 1.33 कहां मिल रहा है? इसका मतलब ग्रोथ रेट कितनी है? 10%। इसका मतलब अगर मुझे सीधी ग्रोथ रेट निकालनी हो तो मैम ये तो और आसान लग रहा है कि सीधा ग्रोथ फैक्टर निकालो, देखो कितने साल में पहुंच रहे हैं और सीधा वहां से उठाओ रेट, क्यों इतना दिमाग लगाना है? एग्जाम में अगर अनइवन हुआ तो आपको वो ग्रोथ फैक्टर का या तो इंटरेस्ट रेट लिख के देंगे, लेकिन आज तक इंटर लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं। क्या कुछ डर था क्या इसमें? एवरेज निकाल रहे हैं बेटा सीधी सीधी। लेकिन उसके लिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज लिखा दूंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको समझ लो प्लीज। पहला स्टेप क्या करें? निकालो ग्रोथ फैक्टर। कैसे निकालोगे? डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट। क्या अब इसका थोड़ा सा जो उस वक्त मुझे घबराहट लग रही थी, अब ये ठीक है? यहां का जो आएगा आपका रिजल्ट वो क्या शो करेगा कि किस रेट ऑफ ग्रोथ में 1 रुपया 3 साल, 4 साल, 5 साल में कितना बन गया? 1.33 बन गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विल गो ऑन द कंपाउंड वैल्यू टेबल। बेटा कंपाउंड वैल्यू में क्यों गए? उससे पहले प्रेजेंट वैल्यू का भी टेबल था, उसमें क्यों नहीं गए? मैम हमें आज का रेट नहीं चाहिए, फ्यूचर का चाहिए। और अगर प्रेजेंट वैल्यू वाला टेबल देखते तो मुझे कब का रेट मिलता? आज की वैल्यू मिलती। बोलो ये ठीक है? चलो, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता। पहले क्वेश्चन एक कर लो, फिर तुरंत हाथों हाथ हम लोग उसका लिख भी लेंगे। देख रहे ना, रुको ना यार, ये वाला तो यहीं पे ही है। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 21। 17 तो समझ लो हमने एग्जाम्पल में ही हल कर लिया है, फिर भी अगर आपको लिखना भी होगा तो मैं लिखवा दूंगी उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें दोस्त पढ़ना। 21 शुरू करें। आप देखो बात तो मत करो कैसे भी प्लीज। चलिए 96 में, या पहले उससे पढ़ते, पेड अप कैपिटल कितनी? 10 लाख। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। करंट मार्केट प्राइस ऑफ हिज इक्विटी इज 42, दैट इज माई P0 is 42. The dividend declared during the last 5 years is given below. बेटा आपके पास डिविडेंड फर्स्ट है क्या? कितना है? 9 लाख। बोलो आपका डिविडेंड लास्ट क्या है? 21 लाख। 96 में डिविडेंड है 9 लाख और 2000 में डिविडेंड है 21 लाख। क्या ये किसी को कोई दिक्कत आ रही बेटा समझने में? अब बताओ इस 9 लाख को 21 लाख बनने में कितना साल लग गया बेटा? बताओ। 4 साल। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है? क्या आपका ग्रोथ फैक्टर निकल आया? क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्या आपसे? ठीक है ना? कैसे निकाला आपने ग्रोथ फैक्टर? मैम डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट 2.33। क्या अब हम ये बात समझ रहे हैं कि एक एक्स रेट ऑफ ग्रोथ से 1 रुपया 4 सालों में
₹33 बन जाता है व्हेन कंपाउंडेड। तो क्या करोगे? 24%। वेरी गुड। कितना साल बच्चे बताओ? 4 साल। क्या ढूंढना है? 2.33 ढूंढो। 2.36 है, वो एक ही बात है, वो कोई बहुत झगड़ा नहीं है उसमें। कितना? 24%। ये क्या ये आपको ढूंढने आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा आप बताओ, क्या आपके पास P0 है? कितना है? 42। क्या आपके पास ग्रोथ रेट है? कितनी? 24%। बेटा ये डिविडेंड रुपीज में डिक्लेयर्ड है, आपके पास कितना? 2.1। लेकिन ये तो D0 है, तो 1 प्लस G/42। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? पर शेयर से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं। देखो, अच्छा एक और बात सुन लो भाई, हो सकता है कि मुझे ये बात बहुत बड़ी नहीं लगी हो, आप में से किसी को भी अगर ऐसा लगा हो कि ये 2.1 का क्या चक्कर है, सुन लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको आ गया है वो होशियार तो बनो मत। बेटा देखो, यहां पे मैंने क्या किया, पर शेयर लिया है। अगर आपको डिविडेंड 21 लाख ही रखना है तो फिर वो 10 लाख इक्विटी शेयर इंटू 42 रुपीज रखना बेस में। मैम एक बार और बोलो, मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी हाल में D0 क्या मानना है बेटा? मैम हमें तो नहीं समझ आ रही है आपकी 2.1 वाला कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं, आपके हिसाब से अभी D0 क्या है बोलो? 21 लाख। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति है? ये 21 लाख बेटा कितने शेयर्स के ऊपर है? 10 लाख शेयर के ऊपर। अगर आपने पर शेयर नहीं करना है तो फिर आप P0 भी 42 इंटू 10 लैक्स लेना, दैट इज 420 लैक्स। बोलो मैं जो बात बोल रही समझ आ रही है? ठीक है या नहीं? अभी भी बता दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को, एवरेज ग्रोथ रेट को कंप्लीट मानूं? बताओ। अभी हम लोग इसके स्टेप लिख लेते हैं कि स्टेप नंबर 1, फाइंड द ग्रोथ फैक्टर। कैसे निकालोगे? DL अपॉन DF। जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंडिंग फैक्टर ऑफ 1 रुपीज आफ्टर, देखेंगे हम लोग कितना ईयर्स, और उसके बाद कंपाउंड वैल्यू के टेबल में जाके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ अच्छा, क्या आपको ये बात तय है बेटा कि ये जो 21 लाख है ये पूरे 10 लाख शेयर पे है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? लेकिन ये जो 42 रुपीज है वो एक शेयर का दाम है। तो सोचो, 10 लाख शेयर का डिविडेंड और एक शेयर के दाम पे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? इसका मतलब या तो आप 10 लाख शेयर का प्राइस निकालो या एक शेयर का डिविडेंड निकालो। बोलो समझ में आई बात? चलिए लिखेंगे, हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी ने कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्त, एक सेकेंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करेंगे आप प्लीज? आई नीड समथिंग वेरी
अरे यार इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तुम बतिया रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कौन सा मेथड दोस्त? एवरेज मेथड। ठीक है, अब चाहे एक 10% से बढ़ रहा हो, 12 से बढ़ रहा हो, ऑन एन एवरेज वो इतने से ही बढ़ रहा है। स्टेप 1, स्टेप लिखना इसलिए जरूरी है कि 10 दिन बाद देखेंगे तो हो सकता है याद ना आए कैसे आ गया ये। स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रोथ रेट फैक्टर growth factor dividend last upon dividend first. Step 2, find out the difference in first year and last year. क्या ये बात भी ठीक है? ये भी तो देखना पड़ेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर 5 साल का दिया है तो 5 माइनस 1 4, 4 साल का दिया है तो 4 माइनस 1 3। Growth factor shows the compound value of rupees, क्या हो गया? अच्छा ऊपर करना है, सॉरी, ₹1 at a certain rate in particular years। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? Find out the rate at compound value factor table with respective growth factor and year। क्या ये ठीक है? क्या इस थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, रखा हुआ तो ठीक ही है। हमने कौन सा बनाया अभी? प्रॉब्लम नंबर 21। क्या ग्रोथ फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग? डिविडेंड लास्ट, डिविडेंड फर्स्ट, 21/9 2.33। ये सब आप कर चुके हैं दोस्त, मैं खाली फटाफट से लिख रही हूं बस कि आपको याद रहे। कंपाउंड वैल्यू है क्या? 2.33 एट कितने ईयर्स? 4 years। what will do, will go to the table। कौन सा टेबल? कंपाउंड वैल्यू टेबल, and the rate of growth is 24%, and the now k is equals to 2.1 1 plus g, 1 plus g तो है हमारे पास सीधा, चलो अब लिख देंगे। P0 क्या है? 42 प्लस, आप ये कर लो इसको, कितना आ गया ये? कितना परसेंट है टोटल बता दो ना।
30.2%। अरे जो है 30 पॉइंट, जो आपका कैलकुलेटर दिखा रहा हो वो लिखो। आएंगे प्रॉब्लम नंबर 33 पे। जो बच्चे कर चुके हैं आएंगे। तुमको मजाक लग रहा है? अभी तुम में से उठा के ले जाना पड़ेगा मुझे हॉस्पिटल, समझ आई? अभी बात आ रही है। अब मेरे घर वालों को पता है मैं पढ़ाने आई, तुम ही लोग फंसोगे फिर देखो। आप प्लीज प्रॉब्लम नंबर 33 देखिए, वो हमने किया हुआ है। 42.67। 33 यहाँ पे बेटा डिविडेंड प्राइस की बजाय हमसे अर्निंग प्राइस के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछी है। क्या फॉर्मूला लगा लिया हमने? कितने शेयर्स हैं? 50,000। कितनी वैल्यू? 45। द आफ्टर टैक्स प्रॉफिट is 960. Calculate the cost of capital based on price earning method. बेटा यहाँ पे कहीं भी ग्रोथ के बारे में चर्चा है क्या? इसका मतलब पहले तो सबसे पहले क्या बताओ? ईपीएस। तो ईपीएस कितना? 19.2। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मुझे ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट याद ही रखना है तो भाई 1 + 0। अगर यहाँ पे ये 10% की चर्चा करते तो हम यहाँ पे 0 की जगह 0.10 लिखते और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। क्या मैं 17 भी डन मानूं या करेंगे हम लोग? मैम 17 तो आपने एग्जाम्पल के रूप में ही समझा दिया था, याद आ गया ये? बोलो। $33 वो लिख लेते हैं। अच्छा लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे के इज ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है दोस्त? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। अब के इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 45 इंटू 100। तो आप चाहो तो वर्किंग नोट में लिख लो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। देखो ये एक करेक्ट तरीका एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन करने का। और अगर बेहतर करना है तो ये बता दो कि ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, P0 इज करंट मार्केट प्राइस,
तो यहां पे हमने लिखा PAT इज 9,60,000, number of equity share is 50,000, therefore EPS is 19.2. तो हमने कितना निकाला? 42.67%। ये एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो आप देखो, हमने आईटी में भी एक बात पढ़ी थी फ्लो चार्ट में कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको पहले ही बता दो। तो अगर मान लो, देखो ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि P0 ही लिखना है करंट प्राइस को, हमने उसको शुरू से एक फॉर्मूला चल रहा है उसको बना दिया। लेकिन अगर मान लो आपने कुछ भी लिखा है और आपके हिसाब से वो है, तो हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। आप ABCD तारा सितारा जो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको बता दो कि आप ये जो देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बातें हम करने वाले हैं उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा दिमाग चाहिए। इसका मतलब कि आप कैसे भी 10 से बेटा मैं सही बता रही हूं कि अगर आपने देखा उसको ना स्टडी में या किसी भी और किताब में या कहीं भी, अपने से कैसे भी नहीं होना है, हवा भी नहीं लगेगी। चलो यहां तक ठीक है? अब सुनना प्लीज। अब केवल आप उन्हीं बातों को अपने मुंह से निकालेंगे जिनका जवाब मैं आपसे पूछूंगी। जब सवाल नंबर 1, क्या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा क्लियर है? रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल? क्या प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, उसमें भी व्हेन द ग्रोथ इज गिवन एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ग्रोथ। ठीक है, अब ये हटा दूं? कोई लिख रहा है किसी भी हालत? चलो अब ध्यान से सुनना है दोस्त। अब आज कुछ बड़ी बातें करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर जैसा सा फील लाएंगे। चलो चलो देखो, पता है यहां थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ा, आपका पूरा टॉपिक गया। देखो निकालना आज भी KE है। KE क्या है दोस्त? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो हम ऑलरेडी 2 ढंग से पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां तक हमारा मन नहीं भरा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है KE का। मैम हम लिखे नहीं, आप कुछ नहीं लिखेंगे दोस्त, सिर्फ देखेंगे कैपिटल एसेट, प्राइसिंग मॉडल, मेथड, दोनों जो लिखेंगे करेक्ट। मेन क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग। मैं ये बताने के बाद आप में से किसी को भी खड़ा करके कहूंगी कि ये कैसे बना फॉर्मूला, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना दोस्त। हमें पता है कि जो भी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, हमने कल ही बात की थी कि वो डिबेंचर में भी पैसा लगा सकता था, याद है ना? वो प्रेफरेंस में भी पैसा लगा सकता था, लेकिन उसने हमें चुना। क्यों चुना हमें? हमें इसलिए चुना कि तुम उनसे ज्यादा पैसे की रिटर्न मुझे दोगे। याद है आपको? इस बात को मतलब अपनी सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दरकिनार करके हमने ये फैसला किया कि भाई मैं तो रिस्क उठाऊंगा और रिस्क उठा के ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बोलो ठीक बात है? इसी के लिए कल इसी के जैसा हमने एक PLR भी पढ़ा था, प्राइम लेंडिंग रेट। याद है कि बैंक एक तो फिक्स्ड मिनिमम एक अश्योरेंस चाहता ही है कि कम से कम इतना पैसा तो मैं कमाऊं, लेकिन जो लोग मुझे ज्यादा रिस्की लगे थे उनके ऊपर मैंने ज्यादा मार्जिन बढ़ा के उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करी थी। याद है? आप अपने आप को
एक इन्वेस्टर के रूप में सोचो बेटा, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के इक्विटी में क्या सोच के पैसा लगाओगे कि ये मुझे मार्केट से ज्यादा या कम से कम, मार्केट जितना तो रिटर्न देगा ही देगा। बोलो ठीक बात है। हम कौन है? इन्वेस्टर। बेटा इन्वेस्टर भी अपनी टोटल रिटर्न किस बेसिस पे चाहता है उस बात को देखना है। मैं कुछ लिख रही हूं, घबराना नहीं है, उसको सिर्फ देखना है। इन्वेस्टर कहता है देखो मुझे कम से कम इतना तो दो ही कि अगर मैं किसी भी ऐसे सिक्योरिटी में इशू इन्वेस्ट करता तो इतना तो मुझे मिलता ही मिलता। बोलो, जैसे 100% सिक्योर्ड होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एनएससी हो गया, इनका डूबने का कोई खतरा नहीं है। तो क्या ये मार्केट के बराबर का रिटर्न देते हैं क्या? 5%, 6% ऐसा रिटर्न देते हैं जब मार्केट 20% रिटर्न दे रही होती है। आज आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, हो सकता है 2 साल में 25% रिटर्न निकल आए, लेकिन एफडी तो भाई 6% से ही बढ़ेगी। बोलो ठीक बात है, सुनना है बेटा प्लीज। इसका मतलब इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं जो इस कंपनी के को अपने जो उम्मीद कर रहा हूं वो इतना तो उसमें शामिल हो ही कि अगर मैं कहीं भी पैसा लगाता तो इतना तो मुझे मिलता ही मिलता। अब प्लस मुझे चाहिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम, क्या कवर करने के लिए? बोलो कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं ना तुम्हारे में पैसे डाल के, कहीं और भी तो लगा सकता था। इसका मतलब मुझे चाहिए क्या? एक तो वो जो मैं कहीं भी पैसे लगाता तो इतना तो मुझे मिलता ही मिलता, प्लस क्योंकि मैं तुम्हारे में पैसा लगा के रिस्क ले रहा हूं। अभी के लिए ये लाइन याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे में पैसा लगा के रिस्क ले रहा हूं इसलिए मुझे क्या चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा। सोचो अगर मेरी कंपनी ज्यादा रिस्की हुई तो आप प्रीमियम बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगे। कम हुई तो मैम लेकिन पता कैसे चलेगा कि रिस्की है या नहीं? किसी भी प्रकार से कोशिश नहीं करनी, कुछ भी यहां देखना है बेटा। उस रिस्क को कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। बीटा एक कोएफिशिएंट है, एक क्वांटम है रिस्क की। रिस्क को नापने के लिए बीटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब अगर मैंने कहा कि इस कंपनी का बीटा बड़ा हाई है तो इसका मतलब इस कंपनी का रिस्क बहुत ज्यादा है। मैम लेकिन अब ये बीटा कहां से आएगा? यहां देखेंगे, नंबर लाइन याद है आपको? यहां पे माइनस में चलती है, यहां प्लस में चलती है, यहां 0। मैम 0 तो यहां होता है, नहीं, यहां 1 और यहां मोर देन 1। जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्त। आपको सेंसेक्स पता है? सेंसेक्स पता है? आप डेली सुनते होंगे कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट घट गया। तो हम एवरेज निकालते हैं, मान लो कि 5% या अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, 0.5% से सेंसेक्स गिर गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या वहां
सेंसेक्स में लिस्टेड हर कंपनी 0.5% से ही गिरी होगी क्या? इसका मतलब कोई कंपनी हो सकता है 0.2% से गिरी हो सकता है कोई 0.10% से गिरी हो, या हो सकता है कि कोई गिरी ही ना हो बल्कि बढ़ी हो। नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है, बेटा ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम बात करते हैं कि बीटा कितना है 1, तो इस बीटा 1 का मतलब होता है मेरी कंपनी का भी रिस्क उतना ही है जितना एवरेज मार्केट का रिस्क है। इसका मतलब अगर मार्केट 10% से गिरा तो मैं भी 10% से ही गिरूंगा। ठीक है, इसका मतलब तो भाई इन्वेस्टर कहीं भी चला जा, तेरे को मेरी वजह से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर वहां जाएगा तो वो कंपनी भी 10% से ही गिरेगी। बोलो, तो समझ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लिंकेज बैठ रहा है। लेकिन बेटा बीटा का 1 से कम होने का मतलब क्या है? बोलो, कि जितने से मार्केट गिरेगा उतने से मैं नहीं गिरूंगा, उससे कम पे गिरूंगा। तो बताओ हमारी चौड़ अलग होगी या नहीं? कि अगर मार्केट तुझे 15% दे रही है, भाई वो रिस्की भी तो है, लेकिन मैं उससे कम रिस्की हूं, और अगर मैं उससे कम रिस्की हूं तो सीधी सीधी बात है मैं उससे रिटर्न भी कम दूंगा। और आप और मैं भी तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बड़ी कंपनी को आंख बंद करके पैसा देने तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क डूबने का कम है। लेकिन कोई छोटी कंपनी मांगेगी तो कहेंगे 25% देगा रिटर्न, तब तुझे पैसा देते हैं। क्यों? हमें पता है कि 6 महीने में कहीं घूम के आए, पता लगा ताला लगाओ। ठीक बात है। अब बताओ बेटा, अगर ये वाला केस हुआ तो इसका मतलब अगर मार्केट 10% से गिरेगी तो मैं 10% से ज्यादा में गिरूंगा। इसका मतलब अगर मार्केट 15% देता होगा तो मुझे 18 देना पड़ेगा, 17 देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा, तभी लोग मेरे पास आएंगे। बोलो, थोड़ी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बीटा क्या है? रिस्क का क्वांटम, रिस्क का कोएफिशिएंट है जो रिस्क को नापता है। बेटा बीटा हमारा नापने का काम नहीं है, उसके लिए अलग स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो उस बात को देखते हैं। हमें वो पका पकाया आइटम उठाना है कि बताओ बीटा कितना है। आपको हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा, मैम नहीं दिया होगा तो ना जबरदस्ती उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत है। और अगर वो क्वेश्चन गलत है और आपने छुआ है तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि CAPM से निकालो KE और बीटा नहीं दिया हो तो पक्का कुछ भी करके आना, लेकिन करके जरूर आना। अगर मेरा पेट दुखा, ये कोई सीरियसली कोई मैं मजबूरी है, ये सब यहां देखेंगे, इसका मतलब सेम एज मार्केट, बिलो मार्केट, हायर द मार्केट। क्या इसमें कोई झगड़ा है? क्या इसमें समझने में कोई आपत्ति? कि बीटा का अगर लिखा हो 0.8, मान लो बीटा लिखा हो 0.8, तो आप ये तो मान लोगे कि मेरी कंपनी मार्केट से कम फ्लक्चुएटिंग है। आज सुबह ही तो बहस कर रहे थे भाई कि रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लिवरेज पड़ा था ना, उसमें हमने देखा था ना कि भाई दोनों तरफ जा सकता है। तो यहां पे जो बीटा है बेटा, वो खाली गिरने की बात नहीं करता, फ्लक्चुएशंस की बात करता है। तो इसका मतलब अगर मेरा फ्लक्चुएशन 0.8 है तो मैं तो मार्केट से ज्यादा सिक्योर्ड हूं,
कि मार्केट में अगर पैसे कम भी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मेरा पैसा तो सिक्योर जगह पे लगा हुआ है। तो मार्केट में कितना भी कमा रहे हो, मैं अगर उससे 2% कम भी कमाऊंगा तो पैसा डूबने का रिस्क तो नहीं होगा। अब यहां देखो कि मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई बहस नहीं है हमारी। अभी एक शब्द है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की है, RM। नहीं, आप मत लगाओ दिमाग, मुझे बताने दो। ये क्या है दोस्त? खुला मार्केट है। ये एक खुला मार्केट है जिसको SM में मैंने आपको एक शब्द पढ़ा है, पोर्टफोलियो, याद है? पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि हमारे पास कई तरीके की डिफरेंट चीजें हम लोग इकट्ठी करते हैं, तब वो पोर्टफोलियो बनता है। बोलो ठीक बात है? यहां देखो, यहां पर मैंने कुछ पैसे डाले हैं इक्विटी शेयर ऑफ A में, कुछ पैसे के मैंने लिए हुए हैं डिबेंचर्स, कुछ पैसे की मैंने की है FD, और कुछ A और B और प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये क्यों करते हैं बेटा हम लोग? कि अगर प्रॉफिट हो तो एक ही जगह ना हो जाए और कहीं डूबे तो पता चला इकट्ठे डूब जाएं। हो सकता है ये वाली इन्वेस्टमेंट मुझे 5% देती हो, ये वाली इन्वेस्टमेंट मुझे 15% देती हो, ये 10% या 8%। समझ गए आप मेरे कहने का मतलब? कि मेरा हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मुझे अलग अलग रिटर्न देता है। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में पैसा लगाने जाऊं तो मुझे ये रिटर्न्स मिल सकती हैं। बोलो ठीक बात है? तो क्या आप इसकी एवरेज रिटर्न निकाल लोगे? कि मान लो 5, 8, 10, 12 निकालो तो 5, 8, 10, 12 कितना? 8.75। इसका मतलब आज अगर आप खुले मार्केट में पैसा लगाने जाओगे तो अंदाजन तुम कितना कमाओगे? कितना? ये किसी को डाउट है क्या? किसी को भी? अगर आज खुले मार्केट में पैसा कमाने जाओगे तो कितना कमाओगे? 8.75। बेटा मैंने इसमें क्या कहा? इसमें सब आ गए। 5% वाले भी हो सकता है, कुछ पैसा डुबाने वाले भी हो, कुछ ज्यादा वाले भी हो। इसका मतलब अगर मैंने सब, दिस इज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। बाजार क्या रिटर्न दे रहा है? तो भाई बाजार कितना रिटर्न दे रहा है? 8.75। क्या उसमें उस रिस्क फ्री वाला भी तो इन्वॉल्व है या नहीं? देख लो। क्या फिर से बोलूं? क्या जो आपका बाजार है, इस बाजार में रिस्की भी है और रिस्क फ्री भी है? इसका मतलब आप 8.75 तब कमा रहे हो जब इसमें 6% FD का ऑलरेडी है। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब अब बात आई कि मुझे क्या डिस्टेंस कवर करना है। अगर मार्केट तक आना है तो कितना? 2.75। लेकिन अब यहां पे आपको देखना है कि अगर ये कंपनी मार्केट जितनी रिस्की है तो मार्केट जितना ही दे दे, अगर ये कंपनी मार्केट से कम रिस्की है तो मार्केट से कम भी चलेगा। अगर ये कंपनी मार्केट से ज्यादा रिस्की है तो हम 8.75 में नहीं मानेंगे, हम 8.75 से ज्यादा में मानेंगे। बोलो अब आपको ये फॉर्मूला कुछ ठीक ठाक लग रहा है क्या? इसका मतलब मान लो कि मेरा ये ठीक है। क्या लिखा हुआ है आप बोलो? RF प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ RM माइनस RF।
अगर मुझे एफडी देती है कितना परसेंट, 6%, इतना तो मुझे उससे वसूलना ही है। लेकिन मान लो, चलो हर चीज में शुरू करते हैं, कितना होता 1। इसका मतलब जितना मार्केट रिस्की है उतने हम रिस्की हैं। तो आपको कोई बहस है इसमें? जितना मार्केट देता है उतना तुम भी दे दो, कितना हो गया देख लो। बिल्कुल हम मार्केट से कम रिस्की हैं। निकाल के बताओ, ज्यादा में खुश हो जाओगे या कम में भी संतोष करके बैठ जाओगे? कम में भी कितना 8.2। लेकिन भाई हम तो सीसॉ खेल रहे हैं, तो 9.3 जो भी आ रहा हो, 9.3 ये देख लो। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है ठीक ठाक से कि क्यों बीटा कोएफिशिएंट का फर्क कॉस्ट में पड़ रहा है? क्योंकि हमने भी देखा है भाई कि अगर कंपनी कम रिस्की है तो मार्केट से कम में भी मान जाएगा इन्वेस्टर। आपने सोचा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप सीधी बात करो ना, हम कंपनी है, अगर रिस्की है तो इन्वेस्टर ज्यादा में मानेगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। अगर हम कम रिस्की हैं तो इन्वेस्टर को ज्यादा देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टर कम, सॉरी, अगर हम कम रिस्की हैं तो इन्वेस्टर कम में मान जाएगा, और अगर हम मार्केट जितने रिस्की हैं तो इन्वेस्टर उतने में ही मान जाएगा जितना मार्केट दे रहा है। ये ठीक है दोस्त, एकदम 100%। तो अब लिख लें, चलिए। लेकिन उसको लिखने से पहले एक नोट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैम ये नोट नहीं, आपने अभी ग्रोथ वाला क्वेश्चन खत्म किया है या वहीं तक है ना हमारी कॉपी में? अभी तक आपने अभी ग्रोथ वाला क्वेश्चन खत्म किया है। इंपॉर्टेंट नोट, if the company have to calculate the cost of equity when the shares are issued fresh, इसका मतलब आज ही क्या हुआ है, शेयर इशू हुआ है, तो ना अगले की बात है ना पिछले की बात है। अब क्या करें? ठीक बात है। इसका मतलब इसका अभी तक मार्केट प्राइस तो कोई खास जनरेट हुआ नहीं होगा, तो इन दैट केस the formula will be KE is equals to, अब भाई इसी साल इशू किए तो डिविडेंड तो अगले साल ही दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहां भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड आएगा, तो दैट इज D1 अपॉन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर G है तो कोई झगड़ा नहीं है, G लिख देना। इसका मतलब D1 अपॉन सेल्स वैल्यू प्लस G विल बी माई KE, और EPS निकालने बोलेगा तो KE विल बी E1 SV प्लस G। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो कोई ये है ही नहीं लास्ट ईयर का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड, अगले साल का डिविडेंड, जो देंगे वो फ्रेश ही होगा। ठीक है, अगले साल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस कभी कुछ ऐसा आ जाता है तो हमें घबराना नहीं है। अरे क्या हो गया यार,
ABCD क्या चल रहा है दोस्त? जो चल रहा हो। नया मेथड है CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड। मॉडल जो लिखे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये भी समझा कि क्यों नाम लिखा इसका ऐसा, क्योंकि कई सारे पोर्टफोलियो में प्रेजेंट एसेट्स के रिटर्न और रिस्क को एनालाइज करने के बाद ये हुआ है। तो हियर KE इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा कोएफिशिएंट ऑफ RM माइनस RF, वेयर मैं बीटा का भी बात लिख दूंगी, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। वेयर RF इज द रिटर्न ऑन क्या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज like government securities, beta coefficient, that is quantum of risk, RM is क्या मैं कहूं एवरेज रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। बताओ अच्छा बताओ बीटा वाला लिखना है कि क्यों हो रहा है ऐसा 10 या जो भी। चलिए तो एक नोट यहां पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बीटा। बीटा shows the relationship of the risk of the company with the average risk of the market। बोलो ठीक है। That is if beta is 1, इसका क्या मतलब है? Very good. The risk of the company is equals to market risk। अब हमें इस एक्सप्लेनेशन से भी बात समझ आ गई है कि अगर बीटा 1 है तो हमारा इन्वेस्टर उतने पे ही मान जाएगा जितने पे एवरेज मार्केट पे मान जाता है, इक्वल टू मार्केट रिस्क। बी इज इफ बीटा इज लेस देन 1, if beta is less than 1, then the company is less risky than average market। क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ therefore the cost of equity will be, the cost of equity will be, क्या फिर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्केट की कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम भी तो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं विल बी लेसर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द मार्केट। सी इफ बीटा इज मोर देन 1, then the company is, मैं अभी भी बार बार बोल रही हूँ कि रिस्क का मतलब फ्लक्चुएशंस हैं। इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव, लेकिन
अगर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसका मतलब आप स्टेबल नहीं है. मोर रिस्की देन एवरेज मार्केट रिस्क, therefore KE of the company yes, very good, will be higher than the average market equity of the company, will be higher than average cost of equity in the market. Sorry. आइए प्रॉब्लम नंबर 35 पे. अब कोई दिक्कत नहीं, जो लिख चुके हैं उनकी बात हो रही भाई. नहीं करो यार, प्लीज मत करो. कोई लिख रहा है दोस्त? ये लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए. चलिए शुरू करें. क्या ये हटा दूं? चलिए वेरी गुड. किसी ने कहा 18.8, देख लेते हैं. वो तो तुमने देख के बोल दिया. चलो 18.8. चलिए, शेयर का बीटा फैक्टर कितना है दोस्त? इसका मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्की है. The risk-free rate of interest on government securities is 9%. इसका मतलब हमें 9% तो चाहिए चाहिए. और ये 9% क्या है? RF. The expected rate of return on company's equity share is 16%. That is average return या expected return की बात करें, that is RM. Calculate the cost of equity based on CAPM, Capital Asset Pricing Model. क्या ये आया है? इससे आसान क्वेश्चन क्या हमने देखा है अभी तक? ये कहता है प्रॉब्लम नंबर कौन सा? प्रॉब्लम नंबर 35. KE is RF plus beta coefficient of. बेटा एक ना यहाँ पे ऐसा स्टार लगाओ. किस पे? इस वाले फिगर पे. दैट इज RM माइनस RF. मान लो कभी आपको ये ना दिया हो अलग अलग, RM ना दिया हो, RF दिया हो, बीटा दिया हो, लेकिन RM नहीं दिया हो, लेकिन उसकी जगह पे एक लाइन लिखी हो, रिस्क प्रीमियम. इसका मतलब मुझे मार्केट तक आने के लिए कितना % अभी और एक्स्ट्रा चाहिए. इसमें बीटा को नहीं इंक्लूड किया है दोस्त. मैंने केवल RM माइनस RF. क्या किसी ने कुछ कहा? ये कितना? 9%. और कितना? 16 माइनस 9 कितना हो गया? 34. देखो जितने काम का वो देखो यहाँ पे एक डबल क्वेश्चन है.
द रिस्क फ्री, चलो जो हमने दिखता जा रहा है वो तो लिखते हैं, द रिस्क फ्री रेट इज 10%, रिस्क प्रीमियम इज 5%। क्या अब आपको कोई दिक्कत है इसमें? बीटा इज 1.6 और ये कितना है 5। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? कितना मैम निकाल दिया, लो 18%। ये वाला क्वेश्चन है ग्रोथ वाला ही निकाला है, लेकिन क्योंकि ये अभी तक हमने देखा नहीं था इसलिए क्या, अरे ये क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है भाई, आगे भी एक पार्ट है। वो कहते हैं द कंपनी डिक्लेयर द लेटेस्ट डिविडेंड, इसका मतलब बेटा हाल ही में 2002 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो कितना है 3, वेयर एज इट हैड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 2.115 रुपीज इन 1997। बोलो, इसका मतलब क्या आप डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट से ग्रोथ फैक्टर नहीं निकाल सकते? निकालो फिर। मैम ग्रोथ, अच्छा सबसे पहले तो बताओ कितने साल लग गए, बताओ। अच्छा ये आज ही देखा है ना हमने, तो याद है दिमाग में। डिविडेंड लास्ट अपॉन डिविडेंड फर्स्ट, दैट इज 3 अपॉन कितना हो गया 4184, चलो 418, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है 1.418, अरे जो भी है। ईयर्स कितने लगेंगे 5। तो करना क्या है, किताब पीछे पलटनी है और ढूंढना है कितने सालों में, 5वें साल में ढूंढना क्या है 1.418, उससे सबसे नजदीक कौन सा दिख रहा है 1. तो कितना परसेंट हो गया दैट इज, क्या अब आप जी लगा के काम कर सकते हैं? ग्रोथ इज, चलो कर ही लेते हैं पूरा 3, मार्केट प्राइसेस। अच्छा यहाँ पे दिया ही हुआ है मुझे निकालने के लिए, तो क्या मेरे पास के ही है, ये निकालना है मुझे। तो पीओ का हमें पता है कि ये कितना हो गया, बताना, सीधा ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। पीओ का याद है ना भाई 29 पॉइंट, दैट इज अगर आज मार्केट में बेचोगे इन सारी कंडीशन के साथ तो तुमको, तो नीचे करूं, अच्छा सॉरी अगर आज मार्केट में बेचने जाओगे अपनी शेयर्स तो इन सारी कंडीशंस के बाद तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 29.118। प्रॉब्लम नंबर 36, अच्छा ये ग्रोथ वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ये कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है, अच्छा लिखिए, कोई बात। जो लिख चुके हैं वो 36 नंबर पढ़ेंगे। यहां पर मुझे 3 मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को कह रहे हैं। शुरू करें?
आप में से कईयों ने एक आध दो कर भी लिए होंगे, ये हटा दूं? चलो यहां देखो, देखो आपसे हो रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इसकी वजह से यहां ध्यान नहीं देंगे, ये गड़बड़ है। बीटा कोएफिशिएंट कितना है? 1.2। द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग 5% ग्रोथ इन डिविडेंड, इसका मतलब जी भी दिया है कितना? 5%। करंट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2.4। बेटा यहाँ पे आप कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी D1 दे रखा है। ये याद है ना कि हमने D1 का नाम ही लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इसका मतलब अगर मुझे ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड देते हैं तो हमें और आगे उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई रिस्क होता है? इसका मतलब ये क्या है? RF। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM। द करंट मार्केट प्राइस P0 कितना? 28। आप और EPS 3.9। यहाँ पे EPS से निकालने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मान लो चौथा होता अगर कि अर्निंग प्राइस मेथड से निकाल दो तो निकाल लेते क्या? ये होएगा क्या? चले कई लोगों से हो गया, अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम नंबर 36 A, dividend yield that is no growth 2.4। बेटा इसमें D1 बेटा हमेशा, अरे जो एक्सपेक्टेड जो है, अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं है इसका मतलब पिछले साल भी इतना ही दिया होगा, उससे पिछले साल भी उतना ही दिया होगा। ये कितना है? 28 3.857। डिविडेंड ग्रोथ क्या? 1+G। क्यों? ऑलरेडी दिया हुआ है, 5% ग्रोथ है, 13.57 वही लिखा है मैंने। उसके बाद CAPM RF RM माइनस RF। बेटा यहाँ पे मैं जानबूझ के फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये हमें याद हो गया है। ये अभी जितनी बार देखेंगे आँख के सामने से जाना चाहिए। कितना? 10%। बीटा कोएफिशिएंट है 1.2। 14 माइनस 10 8। क्या ये ठीक है? मुंह बंद करके 1 मिनट, हाँ तो EPS से निकालो ना भाई, EPS अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन वहां पे 1+G कर लेना। हाँ क्योंकि यहाँ पे EPS दिया हुआ है लेकिन ग्रोथ रेट भी ऊपर दी हुई है, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर ग्रोथ है और ग्रोथ नहीं है। मैम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मुंह बंद करके एक बार CAPM देख लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें आपकी पूरी CAPM की नॉलेज एक साथ लगेगी। तो आप चाहे 1 मिनट तसल्ली से सोच लो कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या मैं बीटा समझ पा रहा हूं, क्या मेरा रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 मिनट लगा के प्लीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया सब?
ताजा है दिमाग में? चलो यहां देखेंगे मैम कौन सा क्वेश्चन, 40, क्वेश्चन नंबर 40। बेटा प्लीज देखो, ध्यान से सुनना है। इस तरीके के क्वेश्चन 5, 7, 10 नंबर के पूछ सकते हैं। अकेला CAPM आपसे 8 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन बनवा सकते हैं। वो काम उतना सही करना है, लेकिन यहां पे ढंग कुछ और है। जरा ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास यहां पर इक्विटी शेयर्स हैं 3 कंपनीज के, कंपनी X, कंपनी Y, कंपनी Z, और कुछ PSU हैं के बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब क्या मैं कहूं कि ये एक मार्केट की पोर्टफोलियो है जहां पे कई सारे कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं? ठीक बात है। मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने जब 8,000 रुपए का खरीदा क्या, इक्विटी शेयर ऑफ X, जो कि आज कितने का हो गया बेटा, 8,200। क्या आपने ये 200 रुपए भी कमाए हैं या नहीं कमाए हैं, ये बता दो। इसका मतलब ये जो 200 रुपए आपकी वैल्यू बढ़ी है, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर मैं कंपनी X की बात करूं तो इसके शेयर होल्डर ने 2 चीजें कमाई होंगी बेटा। एक तो ये 200 रुपए प्लस 800 रुपए क्या, डिविडेंड। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब कंपनी X ने रिटर्न दिया होगा मार्केट को 1,000 का। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? ऐसे ही मुझे Y का बताओ, जो शेयर 10,000 का था वो 10,500 का हो गया। इसका मतलब आज 500 प्लस 800 1300। क्या ये ठीक है? आप बेटा 2 ही चीज तो कमाते हो, एक रेकरिंग, एक कैपिटल। उसके बाद Z कितना, 6,000 नहीं 22। अच्छा आपने टोटल बता दिया कितना, 6,800। ठीक बात है। उसके बाद PSU 1700। इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। बेटा PSU बॉन्ड्स कौन इशू करता है? यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर इशू करता है, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट किसका बीटा कितना है, 1। कोई बात नहीं, इसका मतलब रिस्की है, रिस्क फ्री। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे रिस्की है, यहाँ 0 नहीं लिखा है बीटा। अगर यहाँ बीटा 0 लिखा होता और कुछ नहीं देता तो हम कहते कि जो ये रिटर्न दे रहा है मार्केट को वही रिस्क फ्री रिटर्न होगी, लेकिन यहाँ बीटा क्या है, 1। कितना है बताओ PSU का? एक तो -1700 प्लस 3400, बोलो कितना, प्लस 1700। बताओ आपका कितना टोटल आ गया रिटर्न, 10,000। क्या मैंने ठीक सुना है? इसका मतलब मेरा मार्केट रिटर्न देता है कितने रुपए की दोस्त, 10,800 की। जब मैं 68,000 रुपीज लगाता हूं, ये 68,000 रुपीज कहां से आया, समझ में आया है? दैट इज कॉस्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। क्या पल्ले पड़ रही है बात? तो मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है बेटा, 15.8।
15.88 जो अभी 15.89% रिटर्न मार्केट में एवरेज है। बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या कंपनी एक्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी इससे ज्यादा होगी या कम, उसके बीटा पे डिपेंड करेगा। अगर बीटा कम तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम, बीटा ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ज्यादा। क्या अब आप मुझे इन चारों कंपनीज का CAPM निकाल के दे सकते हैं? बीटा चारों का अलग अलग लिखा हुआ है। क्या मैं यहां तक आपको करवा दूं? फिर आप उसको करो, थोड़ा फेयर कर लेते हैं इसको। ये समझ आया है? ये समझ आया है? प्रॉब्लम नंबर 40। कोई बात है बेटा? प्रॉब्लम नंबर 40। कौन कौन है? X, Y, Z और कोई PSU है। ठीक है, हमें निकालना क्या है दोस्त? रिटर्न जो कि दो होता है, एक डिविडेंड, एक कैपिटल एप्रिसिएशन। ये हो गया उसका टोटल रिटर्न। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल रिटर्न। बोलो एक्स ने डिविडेंड कितना दिया? 800, 800, 800 और 3400। ठीक, क्या ठीक है? देख लो जरा इसको। कैपिटल एप्रिसिएशन 200, 500, 500, 6000 माइनस 1700। बोलो 1000, 1300, 6800 प्लस 1700 दैट इज 10800। बोलो ठीक है। तो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज, क्या मैं ये लिख सकती हूं बेटा? रिटर्न एज डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स। यही तो किया था। 68,000 कहां से आए भाई? सबकी कॉस्ट जोड़ी थी। इसका मतलब अगर मार्केट में 68,000 रुपए हैं, जो कुछ एक्स के पास हैं, कुछ वाई के पास, कुछ जेड के पास और कुछ PSU के पास, तो वो मिला के मुझे कितना रिटर्न दे रहे हैं? 15.8। तो ये ए है। यहाँ पे इन्होंने पूछा भी है सबसे पहला सवाल, क्या निकाल के दो? एक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे निकालो रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग द CAPM एंड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। क्या एवरेज रिटर्न निकल गई? 15.8, 15.88, 15.89। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं। कितना? 68 इंटू 100। तो क्या लिखे? 15.88। चलो 88। चलो, क्या मैं CAPM से x का निकाल सकता हूं? वहां पे देखो लिखा है, मैं यहां पे फिर फॉर्मूला एक बार कॉमन लिख देती हूं, लेकिन एग्जाम में आपको हर बार लिखना पड़ेगा फॉर कंपनी x, फॉर कंपनी y एंड दैट इज बीटा कोएफिशिएंट ऑफ, अब तो हम ये भी सीख गए, ऑफ रिस्क प्रीमियम। x का 15%। बेटा x का बीटा कितना है? 0.8। 15.88 माइनस 15 कितना हुआ? 15.704। देख लो, क्योंकि इसका मार्केट से बीटा कम है तो इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मार्केट से कम है। अब तो थोड़ा सा एनालिसिस हो पा रहा है। y 15% प्लस बीटा कितना है? अरे इसका तो बीटा और भी कम है, इसका मतलब इसका और भी कम होगा। कितना?
616। Z का बीटा तो और भी कम है, 0.5, 15.44। PSU इसका बीटा 1 है, तो ये कहते हैं कि जितना मार्केट दे रहा है उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 पॉइंट। क्या ये ठीक है? क्या ये आपको समझ में आया है? अच्छा, तो फिर 39 देखो। अरे मैं करवा थोड़ी रही हूँ, सिर्फ मिलवा रही हूं। इतने शिद्दत से पढ़ा रहे फिर भी तो बाउंस हो रहा, बताओ यार। अच्छा बताओ, मेरे शिद्दत में कोई कमी है किसी भी प्रकार से? फिर चल, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मतलब तुमको मेरे घर की रोटी आने में भी दिक्कत है। हाँ, क्या ये ठीक है? ये ठीक है? और एक बात, उन शरारती तत्वों से दूर रहेंगे जिन्होंने ऐसा कहा है कि क्लास के बारे में कोई भी शेड्यूल में चेंज अनलेस या तो सर आपको अनाउंस करेंगे या मैं। कल आपकी क्लासेस एज शेड्यूल्ड हैं जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। हाँ अरे घर जाते रिश्तेदार फोन करेंगे, बेटा क्या हुआ क्या हुआ, शर्मा जी के बेटे का तुमसे ज्यादा आएगा, और फिर वो परेशानी अलग होगी। हाँ,